evil. Unnecessary evil. हर विलन को लगता है कि वो नेसेसरी इविल है। अपने एक्शंस को जस्टिफाई करने के लिए खुद को रेबल विद द कॉज बताता है। फिर चाहे शहर जल जाए, दुनिया तहस नहस हो जाए या संसद और अदालतें खाक हो जाएं, विलन के दिमाग में मासूमों की जान और उसके एक्शंस से हुई तबाही भी नेसेसरी इविल कहलाती है। लेकिन नेपाल में जो हुआ, क्या वो नेसेसरी इविल था या प्योर इविल? इविल का जजमेंट करने वाले आप या हम कौन होते हैं? हम तो बस इतना सोच सकते हैं कि हमारे आसपास भी कहीं वैसा ही प्योर इविल तो नहीं पल रहा। नेपाल में पिछले कुछ दिनों में कई परतें खुली, 50 से ज़्यादा लोग मारे गए, प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ा और अब सुशीला कार्की नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री बनने जा रही हैं। प्रोटेस्टर्स शायद खुश होंगे, उन्हें वो मिल गया जो वो चाहते थे। लेकिन असली सवाल है, 12,500 कैदियों को जेल से रिहा करने की ज़रूरत किसे और क्यों थी? सिर्फ पिटी थीव्स नहीं, बल्कि 12,500 कैदी 70 जिलों की जेलों से बाहर आ गए। किसने छोड़ा? भीड़, वॉयलेंट प्रोटेस्टर्स, वो भीड़ जो लोकतंत्र के नाम पर अराजकता फैला रही थी। और उनमें सिर्फ आम कैदी नहीं थे, बल्कि नेपाल के पूर्व डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और राष्ट्रीय स्वतंत्रता पार्टी आरएसपी के अध्यक्ष रवि लामिछाने भी रिहा कर दिए गए। एक नेशनल पार्टी का नेता जो करप्शन और इरेगुलरिटीज़ के मामले में जेल में था, भीड़ ने उसे भी क्रांति के नाम पर आज़ाद करा लिया। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट, अटॉर्नी जनरल्स ऑफिस और 17 लोअर कोर्ट्स को भी आग के हवाले कर दिया गया। दशकों पुराने केस रिकॉर्ड जलाकर खाक कर दिए गए और अजीब संयोग ये कि सबसे ज़्यादा टारगेटिंग वहीं हुई जहां कुछ खास नेताओं के केसेस पेंडिंग थे। यानी साफ है, ये कोई स्पॉन्टेनियस जन आंदोलन नहीं था, ये एक सोची समझी स्ट्रैटेजी थी। सिस्टम को गिराओ, अदालतों को मिटाओ और कैदियों को आज़ाद करो। द डार्क नाइट राइज का विलन याद है? 2012 में रिलीज हुई द डार्क नाइट राइज में टॉम हार्डी ने बेन की भूमिका निभाई थी। इसमें भी सिमिलर सीन था। गोदाम सिटी को टेक ओवर करने के लिए नेसेसरी इविल की भूमिका बनाते हुए बेन और उसके समर्थकों ने शहर की जेलों को तोड़ा, गुनहगारों को बाहर निकाला और शहर को बर्बाद कर दिया। अब देखिए, बेन नेसेसरली विलन नहीं कहा जाता है। अक्सर विलन्स की ओरिजिन स्टोरी टिपिकल होती है, मोटिव्स क्लियर होते हैं। प्रतिशोध, लालच या विचारधारा की लड़ाई में एक व्यक्ति विलन बनता है। बेन रेबल विदाउट अ कॉज, प्योर इविल था। अब मैं ये नहीं कह रही कि नेपाल में जो हुआ वो विदाउट कॉज था, लेकिन कब कौन आपके कंधे पर बंदूक रख के चला रहा है, ये अगर आप नहीं समझ सकते तो फिर क्या ही बोल सकते हैं। जेंजी प्रोटेस्ट के नाम पर संसद फूंक दी गई, ये कौन सा कॉज? 50 से ज़्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई, ये कौन सा पीसफुल प्रोटेस्ट? और सबसे बड़ी बात, 12,500 गुनहगारों को, खासकर नेपाल की चौथी सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के राजनीतिक प्रिजनर को जेल से रिहा क्यों किया गया? ये कौन सा रेवोल्यूशन? करप्शन के खिलाफ जो जेंजीज ने लड़ाई लड़ी, लोकतंत्र बचाने के नाम पर जो कुछ हुआ, परंतु लोकतंत्र की असली ताकत क्या है? संवाद, संस्थाएं और सुधार। लोकतंत्र बहस से चलता है, संविधान से मजबूत होता है और जनता की भागीदारी से टिकता है। लेकिन जब विरोध हिंसा में बदल जाए, जब संसद जलाई जाए, जब अदालतें ध्वस्त कर दी जाएं और जब जेलों के दरवाजे भीड़ खोल दे, तो वो लोकतंत्र नहीं, अराजकता होती है। नेपाल का जेंजी आंदोलन शायद जेन्युइन ग्रीवियंसेस से शुरू हुआ हो, लेकिन हिंसक भीड़ ने उसे हाईजैक कर लिया। अब वहाँ न्याय नहीं बल्कि डर का माहौल है। कानून की जगह मॉब रूल खड़ा है और यही सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि अराजकता कभी भी लोकतंत्र की जगह नहीं ले सकती। याद रखिए, बेन ने भी कहा था कि वो नेसेसरी इविल है, लेकिन अंत में उसने सिर्फ गोदाम को बर्बाद किया। नेपाल के प्रोटेस्टर्स भी अगर हिंसा और जेल ब्रेक को क्रांति कहेंगे तो नतीजा भी वही होगा, बर्बादी। लोकतंत्र का रास्ता हमेशा कठिन होता है, लेकिन वो एक ही रास्ता है, संवाद, संविधान और संस्थाएं। बाकी सब रास्ते कियोस्क की तरफ ले जाते हैं। और जैसे जोकर ने कहा था, when the chips are down, these civilized people, they will eat each other.
नेपाल को तय करना है वो लोकतंत्र बचाएगा या जोकर की फिलॉसफी पूरी करेगा। सवाल ये है कि अब बैटमैन बनकर हमारे पृष्ठ किंग पड़ोसी मुल्क को बचाएंगे या नेपाल की नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री लोकतंत्र को पुनः स्थापित कर सकती हैं। धन्यवाद।